I'm Dr. Aniba Rashid. I've done PhD in botany from Government College University Lahore, and my research is in environmental bioremediation from University College London. I welcome you all to the first session of environmental science class. Basically जो है इसमें हम स्टार्ट जब करते हैं आपका सिलेबस environmental sciences का, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। चलते हैं सबसे पहले सिलेबस की तरफ। आपके इस सिलेबस के चैप्टर्स में 8 मेजर थीम्स हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में। द फर्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट में आपने एनवायरमेंटल मूवमेंट्स कितनी आई, अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट हुई और अवेयरनेस अब तक कहाँ पहुंची है, और इसमें आपका जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है एनवायरमेंटल रीसेंट प्रोग्रेस का, जिसमें आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूडेड है, वो इसमें मेजरली कवर होगा। यही वजह है कि 2022 का जो पेपर आया था इस साल का, उसके अंदर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ था एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से रेलेवेंट। तो उस वक्त स्टूडेंट्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी थी कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये तो करंट अफेयर का टॉपिक है। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल थॉट की हिस्ट्री के ही अप्लाइड पर्सपेक्टिव में जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप देख रहे होंगे, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आप बेसिकली कवर करेंगे अपना जो अप्लाइड करंट अफेयर का टॉपिक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपके पास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज है, और इसमें आपको, अगर आप लोगों ने जो फर्स्ट डेमो लेक्चर था उसकी वीडियो अपलोड हुई है, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन का जो टॉपिक था, ये मैंने कवर किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज में। इसमें जितने भी इश्यूज पाकिस्तान के अंदर, अक्रॉस द ग्लोब, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे, इवन कंट्री वाइड, जितने भी इश्यूज इस वक्त आ रहे हैं जिनका ताल्लुक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, वो इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो सेकंड जो आपकी स्लाइड है नेक्स्ट, इसमें आपका थर्ड पोर्शन है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। ये वो टॉपिक है जो मैं ये समझती हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं उनको सबसे पहले ये पॉइंट कवर होना चाहिए कि एनवायरमेंटल साइंसेस है क्या, और एनवायरमेंटल साइंसेस का जो नियर बाय जो साइंसेस हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है वो देखा जा सकता है इसके अंदर। इसके बाद जो फोर्थ आपका सिलेबस में पोर्शन है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का है। अब पोल्यूशन का टॉपिक जो है ये भी करंट अफेयर से रेलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर पोल्यूशन के मेजर हेडिंग को देखूं तो इस वक्त जो फ्लड्स के बाद पाकिस्तान में वाटर पोल्यूशन का इशू आया है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपने पॉइंट्स यहाँ पर बड़ी केयरफुली देखने हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में आपके एनवायरमेंटल साइंसेज में क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर फिफ्थ हेडिंग है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो मेजर टॉपिक है, ये इस वक्त आप यूं समझ लें कि ये वो टॉपिक है जो आपका करंट अफेयर के पेपर में आता है। इवन ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेज में आपका पाकिस्तान अफेयर में भी रिसेंट कुछ सालों के अंदर उससे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज आए हुए हैं। फिर आपका जो पीएमएस का जीके का पेपर होता है, उसके अंदर भी आपके क्लाइमेट चेंज से रेलिवेंट अप्लाइड क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में है वो पूछे जा चुके हैं। तो ये पूरी हेडिंग जो है ना, ये बेसिकली आपने लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और ग्लोबल स्केल पर आपने थ्रू आउट क्लाइमेट चेंज के इशू को देखना है, और साथ ये भी देखना है कि इसके अडेप्टेशन के लिए लोगों ने कंट्री वाइड एक नेशनल कोहेरेंट लेवल पर क्या क्या इकदाम किए हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट की हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ एक बात पे फोकस करूंगी कि जो आपका करंट अफेयर के आजकल एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बेसिकली हमने टॉपिक्स को मैंने डिजाइन इस तरह से किया है कि जिसके अंदर आपके रीसेंट जो प्रोग्रेस हो रही है इन सब टॉपिक्स के अंदर वो सारी की सारी डिस्कस हो सके। आज जो हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें आपको मजीद आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। इसके बाद है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। एनवायरमेंटल गवर्नेंस में आपका अगेन जो है वो पॉलिसी मेकिंग आ जाती है, लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा हम अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान ने जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स 2005 में डिस्कवर किए। इसके अलावा नेशनल एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी है पाकिस्तान की, और इवन अगर मैं अभी रीसेंट प्रोग्रेस की बात करूं तो नेशनल वाटर पॉलिसी आई है 2018 में, और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रीसेंट पॉलिसी मेकिंग चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल इस तरह से डिजाइन करना है कि हर टॉपिक में पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक और प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर इंप्लीकेशंस तक हमने हर चीज को कवर करना है। अब
इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 2 हेडिंग्स होंगी वो ग्लोबल इनिशिएटिव्स होंगे। इस पूरे ग्लोब के अंदर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जितनी भी आपकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर, वेटलैंड की कंजर्वेशन पर, इसके अलावा जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं उनकी कंजर्वेशन पर, इवन क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या क्या इकदाम किए गए हैं, ओजोन लेयर के ऊपर, ओजोन लेयर की कंजर्वेशन के लिए, उसको डिप्लीशन से बचाने के लिए, या फिर आपके पास जो डेजर्टिफिकेशन का इशू है उसको भी सेव करने के लिए कौन कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए हैं, आपने उन सब के ग्लिम्सेस देखने हैं। और फिर इसमें आप ये तो इन्होंने क्योंकि ये 2016 का सिलेबस है तो हमने इसको ऑनवर्ड 2022 एंड इवन 2023 तक भी देखना है इसको कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स आगे जो है अंडर डिस्कशन है। और लास्ट जो आपका सिलेबस की हेडिंग होगी वो होगी एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेस ऑलरेडी वेल डिफाइंड हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं इन प्रोसेसेस के अंदर। अब हम चलते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ कि सिलेबस के अंदर आज के टॉपिक में से हम क्या कवर करने लगे हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो थर्ड हेडिंग है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और अगर मैं आपको सिलेबस से पहले इजीली अंडरस्टैंड करवाऊं कि ये स्टेटमेंट है क्या, तो इसको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आपने बेसिकली सोशल और नेचुरल दोनों पर्सपेक्टिव के अंदर आपने एक न्यू एमर्जिंग डिसिप्लिन को डिस्कवर करना है, उसके हिडन पार्ट्स को, उसकी अप्लाइड एप्लीकेशंस को, उसकी सिग्निफिकेंस को और उसके इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को हर एंगल से आपने कवर करना है। और इसमें आपके पास जो डिसिप्लिन्स हैं जिनके साथ आपने इसका रिलेशनशिप देखना है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल जियोलॉजी, ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी और सोशियोलॉजी हैं। अब हम देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारी मेजर थीम है, इससे रेलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जा चुके हैं और कितने मार्क्स की डिवीजन पेपर में आ चुकी है। जो 2016 का पहला आपका जब ये कोर्स आउटलाइन बनी थी उसके बाद जो पहला पेपर था उसमें इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इसके बाद 2017 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए था, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ इट मे अफेक्ट द एग्रीकल्चर एंड द एनवायरमेंट। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर आपने ना एक चीज को अंडरस्टैंड करना है जिसको आप कहते हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो मैंने बोल्ड किए हैं वर्ड्स वो है बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड द एनवायरमेंट। यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगी कि ये बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस विद बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसके बाद 2018 का जो पेपर था उसके अंदर राइट अ नोट ऑन एनवायरमेंटल जियोलॉजी का ये पोर्शन कवर हुआ है और ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल जियोलॉजी को उन्होंने डायरेक्ट 10 मार्क्स का नोट आपसे पूछ लिया, तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए अटेम्प्ट करते हुए आसानी की बात है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 2019 में कोई इसके मुतालिक क्वेश्चन नहीं आया हुआ। 2020 में आपके पास 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और वो भी अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जो बाज लोगों की एजम्पशन होती थी कि ये जी एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने हर एंगल से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी अब आप अगर देखें तो डिस्कस द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को आपने 10 मार्क्स में कवर करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट ग्लिम्स में कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है, बट जब आपको ये टॉपिक अभी कवर करवाया जाएगा एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक में तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली उसकी अप्लाइड एप्लीकेशन पूछी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7B जो है उसमें डिफाइन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है और एक्सप्लेन करना है आपने ब्रीफली उसका रिलेशनशिप एनवायरमेंट का विद इकोनॉमिक्स। तो ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन कि आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर आपने डिस्कवर करना है, उसका हर टॉपिक का जो एस्पेक्ट है वो आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स में। इसके बाद 2021 में भी इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये देखिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी अगर आप हाईलाइटेड वर्ड को देखें तो ये वही क्वेश्चन है, आप यूं समझ लें कि जो 2016 और 17 के अंदर जो है वो पूछा गया था। तो लिहाजा आप ये समझ लें कि रिपीटेटिव आपके पास टॉपिक भी कवर हो सकते हैं और उनका कोई डायमेंशन चेंज किया होगा।
तो यहाँ पर उन्होंने पिछली दफा जो 2017 का क्वेश्चन था उसमें जस्ट बायोटेक्नोलॉजी था, जबकि अब यहाँ पर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के साथ उसकी 3 अप्लाइड एप्लीकेशंस, बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और फिर उसका इंक्रीजिंग फूड डिमांड के साथ रिलेशनशिप आपने देखना है। तो आप यूं समझ लें कि ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने पूरा बायोटेक्नोलॉजी की एनवायरमेंटल डोमेन के अंदर जो अप्लाइड एप्लीकेशंस हैं उसको कंप्रीहेंसिव अकाउंट 20 मार्क्स का आपसे पूछा हुआ है। तो ये आपको हर टॉपिक प्रिपेयर करने से पहले पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है या ये टॉपिक किस एंगल से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब आप एक चीज और देखेंगे, वो ये है कि ओवरऑल यही जो हमने सिलेबस अभी पहले देखा था, अब मैं अगर अंडरलाइन करूं तो देखिए एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी अंडरलाइन है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स अंडरलाइन है और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी अंडरलाइन है। ये 3 टॉपिक्स अब तक पेपर में पूछे जा चुके हैं, जबकि जो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है ये 2 बार पेपर्स में आ चुका है, 2017 में और 2022 में। ये आपको बातें क्लियर होनी चाहिए जब आप कोई टॉपिक स्टार्ट करें। अब हम चलते हैं आपकी जो मैंने आपको डेमो लेक्चर में भी बताया था कि हर वो एस्पायरेंट जिसके लिए एनवायरमेंटल साइंस एक न्यू डोमेन है, उन्होंने ये पहले सब्जेक्ट अपने ऑनर्स में मास्टर्स में नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए मैं हमेशा प्रायर सजेस्टेड रीडिंग प्रोवाइड करूंगी कि जब आप टॉपिक को प्रिपेयर करने लगे तो उससे पहले आपने ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो आपने गो थ्रू करनी है। जैसे कि पहले रेफरेंस के अंदर मैंने ब्रिटानिका में एनवायरमेंटल साइंस की जो डेफिनेशन और उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा डिसिप्लिन्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज का ये एक जर्नल का आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल जो मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है। इसके अलावा यूनिटी कॉलेज जो यूएसए में है, उनका एक टॉपिक था, एक ब्लॉग है बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा, व्हाई स्टडी एनवायरमेंटल साइंस। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर उसमें बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है। इसके अलावा एक पीडीएफ आर्टिकल है, एनवायरमेंटल साइंसेस स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ये भी आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड एटलस के अंदर 5 मेजर फील्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एक्सप्लेन की गई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और फुल आर्टिकल है टेलर एंड फ्रांसिस जर्नल के अंदर, इन्वेस्टिगेटिंग स्टूडेंट यूज एंड वैल्यू ऑफ ई लर्निंग रिसोर्सेज टू डेवलप एकेडमिक राइटिंग विद इन द डिसिप्लिन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि अब आपने जब उसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर पढ़नी है तो उसके अंदर एकेडमिक डिसिप्लिन जो बाकी डिसिप्लिन हैं उनके साथ इसका रिलेशनशिप इसके अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बड़ा जबरदस्त सा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं और मैं बल्कि सजेस्ट यही करूंगी कि आप पहले आप सजेस्टेड रीडिंग्स को देखें और उसके बाद आप अगला जो लेक्चर होगा यानी कि जब आप प्रिपेयर करने लगे ये टॉपिक तो ये स्लाइड्स जो हैं वो आप उसके बाद गो थ्रू करें, तो आपको और मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और स्पेसिफिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये सब्जेक्ट बिल्कुल पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। चले जी, मूव ऑन करते हैं हम अब अपने मेजर आज के टॉपिक की तरफ। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में साथ साथ पूछ भी सकते हैं। चलते हैं अब एनवायरमेंटल साइंस एज अ डिसिप्लिन की तरफ। तो बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस जो है ये एक ऐसी एकेडमिक फील्ड है जिसमें आप फिजिक्स को, बायोलॉजी को एंड इवन इंफॉर्मेशन साइंसेस को आप मर्ज करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगी कि आप अपने सराउंडिंग के अंदर एक पार्क में जाते हैं, उस पार्क के अंदर कुछ रैबिट्स भी कोई हो सकते हैं, वहां कोई कैट हो सकती है, वहां कोई डॉग हो सकता है। साथ ही आप उस पार्क में देखेंगे कि वहां बड़े बड़े दरख्त भी होंगे, वहां घास भी होगी और फिर वहां आप भी बैठे होंगे। तो ये 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अब वहां पर फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, आप किसी बेंच पर बैठे हुए हैं और कोई पेट एनिमल आपके पास आ गया है, तो ये जो आपका इंटर बिटवीन एक लिंकेजेस जो क्रिएट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी एक डेवलप होती है। केमिस्ट्री में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आएगी कि आप उसी पार्क के अंदर कोई दरख्त का कोई पौधा है, उसका कोई फल आप तोड़ के खा लेते हैं, तो वो केमिस्ट्री का एक फिनोमेना आपके अंदर शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म का। इसी तरह जोलॉजी में आप बात कर लेते हैं, वही जो एनिमल के साथ पेट आपका एफिलिएशन जो एसोसिएट हो जाती है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वहां पर बॉयज हैं और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहां पर क्रिकेट खेलते हुए जो मट्टी आपके हाथ के साथ लगती है, आपके कपड़ों पे लगती है, तो वहां जो एक नया फिनोमेना शुरू हो जाता है, दैट इज मिनरोलॉजी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनरल्स का जो रिलेशनशिप होगा आपके साथ, ये भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। तो
आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर हर तरह की फील्ड को स्टडी करना है। ओशियोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये किसी बीच की एग्जांपल हो सकती है। कराची में हम क्लिफ्टन जो बीच है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ी सी डेवलप कर लेते हैं कि ओशन वहां पर, अगर आप अरेबियन सी की अगर बात करें तो वहां पर आप जो अपनी सॉइल इरोजन देख रहे होंगे, वेदरिंग हो रही होगी वहां पर, साथ साथ आप देख रहे होंगे कि बीच के अंदर कोई इंसेक्ट्स हैं, आप साथ स्विमिंग भी कर रहे हैं तो स्विमिंग का जो नमकियात है वहां मिनरोलॉजी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। फिर लिम्नोलॉजी और सॉइल साइंसेस ये बेसिकली इंटर रिलेटेड है, जिसके अंदर आप बेसिकली सॉइल, जो हार्ड मेटल्स होती हैं, और इसके अलावा जो एक आप यूं कह लें नमकियात होती हैं, और जो वो पौधे और जो बाग्स होती हैं जो कि कोल बनाती हैं, तो वो सारी की सारी चीजों का वहां पर जो एनवायरनमेंट में आप अपने आप में ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो सारी की सारी इंटर रिलेटेड है। जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ परफेक्ट एग्जांपल अर्थ क्रस्ट की आती है कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की साइट्स पर गए हैं, तो वहां पे खुदाई हुई हुई जमीनों की, तो वहां जो आप एनवायरनमेंट के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करेंगे वो जियोलॉजी के अंडर आएगा। एटमॉस्फेरिक साइंस की अगर मैं बात करूं तो लाहौर की जो पोल्यूशन का लेवल है इस वक्त, आपको पता होगा, वो बहुत ज्यादा जो है वो हाईली कंटेमिनेटेड एटमॉस्फेयर कंसिडर होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक साइंस कंसिडर होगी। इसी तरह जियोडर्सी जो है वो बेसिकली ये भी आपकी अर्थ से रेलिवेंट होती है कि आपका इन्वायरमेंट और आपका अर्थ का जो बिलो लेवल पर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, अर्थ की इन डेप्थ स्टडी है, वो ये जियोडेसी कहलाती है। तो बेसिकली आप हर तरह का एस्पेक्ट जिसका ताल्लुक इन्वायरमेंट से हो और आप उसका सोल्यूशन देखें, ऑब्जर्व करें पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइंस के अंदर जो आपका सबसे पहला इम्पैक्ट आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन का। आप ऑब्जर्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, और फिर उस प्रॉब्लम के जब आप सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो आपका पूरा का पूरा जो एक फिनोमेना डेवलप होता है, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस। तो आई होप सो कि आपको एनवायरमेंटल साइंस की जो जर्नल एक एक्सप्लेनेशन है कि एनवायरमेंटल साइंसेस है क्या, आपके इर्द गिर्द हर चीज जो आपको नजर आ रही है, जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप फील कर सकें, एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, दैट कम्स अंडर एनवायरमेंटल साइंस। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं अब कुछ फील्ड्स का। ये आप, चूंकि आपको पता है कि सीएसएस के अंदर पेपर अटेम्प्टेशन भी बहुत मैटर करती है। आपने कहाँ कहाँ पर आप जहाँ टेबल्स आ सकते हो, जहाँ पे फिगर्स आ सकती हो, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर वो चीजें आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप पेपर में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मार ना खाएं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें डिसिप्लिन की, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर जितने भी एंगल्स आपके यहाँ कवर हो रहे हैं, मैंने वो सारे यहाँ मेंशन किए हैं। पहले हम देख लेते हैं आपका इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। अब इन्वायरमेंटल एथिक्स में क्या होगा, आप उस पार्क में गए हैं तो आपने उस एनिमल को वहां तंग नहीं करना, फजूल में आपने पत्ते नहीं तोड़ने पौधों के, ये इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपका जो क्लाइमेट से लेकर आपकी जो अर्थ की स्टडीज हैं, जो आपका कल्चरल स्टडीज के एस्पेक्ट्स हैं, वो सब आ जाते हैं एनवायरनमेंट में। जियोलॉजी की हम पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल लॉ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दूं, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कोई लॉ डेवलप हो, तो वो आपका एक एनवायरमेंटल इशू को रिजॉल्व करने के लिए लॉ बनाए ना, तो वो आप उसको कहेंगे एनवायरमेंटल लॉ। तो ये बेसिकली सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा, लिटरेचर की बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी। होता ये है कि अभी जब क्लाइमेट चेंज का इशू आया हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुए जिसमें कहा गया कि आप इंग्लिश या उर्दू या पंजाबी अवेयरनेस पोइम्स लिखें। फ्लड के ऊपर लिख ली लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे लिख ली, लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पे लिख ली, तो वो इन्वायरमेंटल लिटरेचर में कंसिडर होगा। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस इसमें सारी की सारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके इसमें आ सकते हैं। मेडिकल साइंसेज में आपका जो एनवायरमेंट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर अगर होता है, तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे, मेडिकल साइंसेस में। ओशियानोग्राफी हम देख चुके हैं। अच्छा, फिलोसफी की अगर बात करें तो जो सबसे पहला मैंने आपको सिलेबस के अंदर जो इन्वायरमेंटल थॉट्स और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात की थी, तो वो सारा फिलोसॉफिकल एक प्रोसेस है। फिजिक्स की हम बात कर चुके हैं, अभी आगे हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे जो जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो जो पॉलिसी मेकिंग है,
पाकिस्तान की वाटर की नेशनल वाटर पॉलिसी बनी हुई है 2018 की, तो वो किसने बनाई है? उसमें कंसेंसस जब डेवलप होता है तो आपके पॉलिटिशियंस भी इंक्लूड होते हैं, आपके एक्सपर्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो अभी बड़ी रीसेंट एग्जांपल आपके पास आ जाती है फ्लड्स की। अब फ्लड जब आए तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल इशू था ना, तो उसमें जो फ्लड्स आए तो वहां लोगों की साइकी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? वो बहुत डिप्रेशन में चले गए, उनके घर डूब गए, कई उनकी फैमिली के मेंबर्स की डेथ हो गई। तो ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में इसका इम्पैक्ट जो है वो स्टडी होगा। अच्छा, रिलीजन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनवायरमेंट ऐसे हैं जो लोगों के लिए बड़े सेक्रेट हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो रिवर गंगा जमुना की अगर हम एग्जांपल दें यहाँ पर, तो उसकी रिलीजियस एसोसिएशन है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसमें पोल्यूशन का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसका जो इम्पैक्ट रिलीजियस एक्टिविटी पे होगा वो रिलीजन और एनवायरमेंट का कॉम्बिनेशन हम उसमें देखेंगे। इसी तरह सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सोशल एंगल आपने इसमें देखना है, सोशल सर्कल के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको ये दूंगी कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स बड़े डिफरेंट हो गए हैं। सर्दियों का मौसम श्रिंक होता जा रहा है और जब सर्दी आ रही है तो एक्सट्रीम सर्दी है। गर्मियों का जो मौसम है वो बहुत मतलब एक लेंथी पीरियड होता जा रहा है और जो गर्मी है वो शदीद गर्मी होती है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी सोशल एक्टिविटीज रीडिफाइन हो रही हैं। अगर ईद आ गई है तो पहले अगर हम ईद पे ज्यादा एंजॉय करते थे, अब हम फैमिली एक्टिविटीज को बड़ा लिमिटेड कर देते हैं। फिर इसी तरह शादियों के सीजन्स होते हैं, हम उनको रीडिफाइन कर रहे हैं। तो ये एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में आ रहा है, क्योंकि वो एक फिनोमेना है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। और याद रखें, पेपर्स के अंदर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं एग्जाम्पल्स के साथ जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप वो कोट करेंगे विद रेफरेंस, जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रही हूँ, तो ये एग्जामिनर को बहुत फैसिनेट चीज करती है। वो ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट है उसकी इन डेप्थ नॉलेज जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज वो बड़ी क्लियर है और ये चीज उनको पसंद आती है। अब जैसे अगर आपको मैं यहीं पे पेपर अटेम्पटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात बताऊं कि ये जो पिक्चर है जिसमें मैं आपको एक एक करके हर बात बता रही हूँ, इसी के आगे आप उसकी एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं जब आप पेपर में ड्राइंग कर रहे हो। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, साथ साथ मैं डिस्कस करती रहूंगी, आपको साथ साथ बताती रहूंगी और आप वो नोट डाउन अपनी कॉपीज पे अपने नोट्स पे करते रहिएगा। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी और स्टैट्स की, हाँ स्टैट्स मिस हो गया था। स्टैट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है आपका, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं, स्वॉट एनालिसिस हो जाए, इन सब एनालिसिस के अंदर आप स्टैट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, किसी एरिया के अंदर कितनी कैजुअलिटीज हुई फ्लड की वजह से या वहां पर कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, तो वो सारा जो डाटा हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करना है वो स्टैट्स के इन्वायरमेंटल स्टैट्स के अंदर कंसिडर होता है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, हर वो एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग कैरिड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स। इस वक्त जितने भी ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ रहा है वो कौन कॉज कर रहा है? कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर हम लोग जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर जो हम इंसान ही है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो जो आपके एसी के थ्रू एसी का कंजम्पशन हम करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सारे की सारी गैसेस जब एयर में जा रही हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग का इशू क्रिएट कर रही हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने पेपर में मेंशन करनी है कि आपको पता है इनके एस्पेक्ट्स। अब बायोलॉजी की अगर बात करें तो सिंपल लाइफ की स्टडी है, तो इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ की स्टडी, इसमें मैंने आपको पार्क की एग्जांपल दे दी। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोरोना की आ जाती है। हुआ ये था कि जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो कई नए बिजनेस डेवलप हुए, जहां कहीं लोगों को लॉस हुआ, वहीं कई लोगों का प्रॉफिट शुरू हो गया था। जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, तो ये इन्वायरमेंटल बिजनेसेस होते हैं जहां लोग देख के अपने आप का अपनी डेवलपमेंट करते हैं। और अगेन केमिस्ट्री में हम बहुत सारे केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे। कंप्यूटर साइंस में हम क्या करेंगे, हर वो एंगल जो आप फॉर एग्जांपल स्टैट्स का डाटा कर रहे हैं उसमें आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप कोई इन्वायरमेंटल कैंपेन कम्युनिटी में जाके कर रहे हैं तो आप वहां कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंडर आएगा। और इकोलॉजी हर वो चीज होती है जो इन्वायरमेंट के अंदर इंसान के साथ इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप हम देखते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम ये देखेंगे कि कोई लॉस अगर इन्वायरमेंटल, इसमें अगेन मैं एग्जांपल आपको कोविड-19 की दूंगी और साथ अगली एग्जांपल मैं आपको दूंगी इसकी, ये जो फ्लड्स आए हैं उसमें क्या हुआ है कि मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई है। और वो किस वजह से डिस्टर्ब हुई? इकोनॉमिकल इवेंट की वजह से। तो ये सारी की सारी बातें आपने इसमें कवर करनी है। तो एज अ डिसिप्लिन एक एक एंगल आपको पता होना चाहिए।
कई बार देखिए हम सेफ साइड पे चलेंगे ना। अगर आपके सिलेबस के अंदर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लिखा हुआ है तो याद रखिए कि उसी की एक सब हेडिंग इन्वायरमेंटल इकोलॉजी भी होती है। तो ये नहीं आपने करना कि वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है तो उसमें इन्वायरमेंटल इकोलॉजी कभी पेपर में आ नहीं सकता। इसी वजह से मैंने हर डायमेंशन को कवर किया है। अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एनवायरमेंटल साइंस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। इनकी फर्दर आगे जो इनका रिलेशनशिप है दूसरी डिसिप्लिन के साथ, उस पे जाने से पहले रेड जो बोल्ड किया गया है, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बड़े क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो ये कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इसके अंदर तीन तरह के एंगल आते हैं। बात तो हम इन्वायरमेंट की ही करेंगे, लेकिन एक उसके अंदर सोशल साइंसेस का एंगल आएगा, दूसरा उसके अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप का एंगल आएगा, और तीसरा उसके अंदर अप्लाइड एंगल आएगा कि इंसानी ताल्लुकात की बेस पर सोशल साइंसेस की फील्ड को मद्देनजर रखते हुए इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनके टुवर्ड्स हम क्या क्या पॉलिसीज डेवलप करते हैं। ये सारी चीजें, इंसान का ताल्लुक, इन्वायरमेंट और सोशल साइंसेस, ये सारी चीजें जो मिलके इन्वायरमेंटल स्टडीज बनती हैं। अच्छा जी, एक और डेफिनेशन आ सकती है, वो एमसीक्यूज में भी आ सकती है और कभी आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिया जा सकता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लिखा हो। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना और परेशान नहीं होना कि ये आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई है, ये तो कोर्स आउटलाइन में मेंशन नहीं थी। बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर बड़ा नैरो डिफरेंस है, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। अभी आपको मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज का बताया था, अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को। तो इंसानी लाइफ को इन्वायरमेंटल डोमेन के अंदर इंप्रूव करने के लिए, इसकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी डिवाइस करेंगे, जो भी नया प्रोटोकॉल अप्रोच डिजाइन करेंगे, वो सारा का सारा जो हमारा एक्शन है, वो सारा का सारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आएगा। अभी आगे जब हम इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो सब के सब में जो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हम ऐड करें, वो सारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, इनका बेसिक काम क्या है, वो क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। तो वो बेसिकली जो मेन इनके बारे में जो बातें रिपोर्टेड है कि वो क्या क्या एंगल कवर कर सकते हैं, और ये मेजरली वो काम है जिनकी वो रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो उसमें अर्थ का प्रोसेस देखते हैं आप। अच्छा, अर्थ के प्रोसेस में फ्लड भी आते हैं, ड्राउट भी आता है, इसी तरह आपकी जो अब अर्थ के अंदर जो रेनफॉल का इशू आ जाता है, या अर्थ की सरफेस के अंदर जो इरोजन शुरू हो जाती है, ये सारी चीजें अर्थ के प्रोसेसेस में आती हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सिस्टम्स हैं, जैसे कि अब दुनिया जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल की तरफ जा रही है, सोलर पैनल्स की तरफ जा रही है, विंड पावर की तरफ जा रही है, हाइडल पावर, उसमें टाइडल पावर की तरफ जा रही है, बायोगैस की तरफ जा रही है दुनिया। तो वो सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो हम इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं उस पर। इसके अलावा एक और इन्वायरमेंटल इशू है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप पोल्यूशन कहते हैं, उसका कंट्रोल और उसकी मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होती है बेसिकली, कि आपने सिर्फ उस पर काबू नहीं पाना, बल्कि आइंदा भी उसको होने से रोकना है, और उसके लिए आपने मौसर किस्म की स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप करनी है। तो वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इसके बाद नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ये वो जो हमने अभी पढ़ा ना, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये उससे इंटर रिलेटेड है। हर वो दुनिया के अंदर कुदरती रिसोर्स, मादनियात, पानी, इवन ये सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने हमारी इस कोरा अर्थ पे बनाई हैं, वो सारी की सारी चीजें नेचुरल रिसोर्स है हमारा। अब हो क्या रहा है कि जब ह्यूमन की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आ रही हैं, तो हम क्या करते जा रहे हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्स को खत्म करते जा रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट उसकी जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। और लास्ट जो सबसे हॉट इशू इस वक्त चल रहा है, जो आपका बार बार आपके करंट अफेयर में आ रहा है, इवन पाकिस्तान अफेयर में भी आ रहा है, तो ये है आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो अगर आप इस इशू को, इवन अभी आपका जो 2022 का ये जो पीएमएस हुआ था, उसमें आपका ऐसे भी आया हुआ था ग्लोबल वार्मिंग पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेस सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो इंशाल्लाह आपको पेपर टेम्पटेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग ऑन, एक दो और बातें हैं। एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज की अगर हम बात करें, तो हर वो इशू आप अगर अपने माइंड में सोचें, फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है जी 20 एनवायरमेंटल इश्यूज बताएं कोई है,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, तो आपने 3 से 4 जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे सिर्फ वही नहीं माइंड में रखने हैं, आपने उसको फिजिकल डोमेन में सोचना है, आपने उसको केमिकल डोमेन में सोचना है, आपने उसको बायोलॉजिकल डोमेन में सोचना है। कौन कौन से इश्यूज हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकली कॉज हो रहे हैं। अगर मैं फिजिकली बताऊं आपको, तो यहाँ एग्जांपल आ जाती है ये जो स्मोक का इशू आ रहा है। स्मोक का इशू क्या है कि किसानों ने जब फसल को, वो इंडिया और पाकिस्तान की जो है ये इशू आ रहा है ना, आपने केस स्टडी ऑब्जर्व की होगी कि वो जला देते हैं तो उसकी वो जो स्मोक है वो पूरा का पूरा एयर को कंटामिनेट कर देता है। ये नवंबर के स्पेशली मौसम के अंदर वो लगती है जैसे धुंध है, लेकिन वो बड़ी हाईली पोल्यूटेड होती है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है, मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए एक बात समझाती होती हूँ कि सीजन की जो पहली बारिश होती है वो हमेशा एसिड रेन होती है, और उसके अंदर आपको अपने आप को कवर करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? आपकी एयर के अंदर बड़े हार्मफुल जो हैं केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो जब आप वो केमिकल्स जो हैं वो आपके पानी के साथ मिलकर जब वो नीचे आपके सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे आ जाएंगे, तो वो आपके पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंसानों की स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बारिश में भीगने से आपकी स्किन पे रैशेज हो गए, एलर्जी हो गई, तो वो बेसिकली ये एसिड रेन का इशू है जो कि एनवायरमेंटल इशू है केमिकल डोमेन के अंदर। इसी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तो आपका ड्राउट और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से जो जो डेथ कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये सारे के सारे आपके एनवायरमेंटल इश्यूज ही आते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं इनका एक एम होता है हर स्टडी का, वो ये कि जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनको वो एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद वो लोगों को उनकी सर्विस के लिए, लोगों की आप यूं समझ लें खिदमत करने के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए वो एक अप्रोच डिवाइस करते हैं जो कि इंसानों के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। इसके अलावा अब कोई इफेक्टिव या एक सक्सेसफुल एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कौन होता है? वो होता है जो अपने सराउंडिंग में, अपनी स्पेस में, अपने टाइम में, मौजूदा दौर के अंदर जो मसाइल हैं और क्वांटिटी वाइज वो उन सारे मसाइल का इस एंगल से हल करे कि आपकी जगह के ऊपर ऑन द स्पॉट सोल्यूशन मिले आपको, आ, उसी मौके पर आपको हल मिले आपके मसाइल का। आपके मसाइल से यहाँ मुराद इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। और क्वांटिटेटिवली ये होता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर क्वांटिटी वाइज आपका जैसे फूड इनसिक्योरिटी का इशू आ जाता है, तो वो सारा का सारा इसमें कवर होता है। नेक्स्ट चलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज की कुछ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। यूनेस्को ने 1971 के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे एनवायरमेंटल स्टडीज के। यानी कि आप यूं समझ लें कि ये स्टडीज का ये जो जब एकेडमिक डिसिप्लिन जब लॉन्च किया गया था तो उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जितने भी लोग हैं, लोगों के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का इशू आ रहा है ना, वाटर आपका बहुत स्कार्स होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो आपको पता है 2025 तक वाटर स्कार्स कंट्री पाकिस्तान डिक्लेयर हो सकता है। और बड़ी इस पे आप यूं कह लें कि 110% रिपोर्ट्स इस बारे में सर्टेन हैं कि ये इशू जो है इतना ज्यादा हो जाएगा कि पाकिस्तान वाटर डेफिसिट कंट्री हो सकता है बाय 2040। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये एक रीजन थी एनवायरमेंटल स्टडीज को डेवलप करने की। इसके अलावा जो एनवायरमेंट का आपके सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को दी जाए। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक कंसर्न डेवलप किया जाए एनवायरमेंट का। आई स्टिल रिमेम्बर ये कॉलेज और अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को अक्सर ऐसा एक्टिविटीज दी जाती हैं जहाँ पे क्लासरूम में उनको कहा जाता है कि आप एनवायरमेंट जो है उसके ऊपर कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें, कोई इवन के अवेयरनेस जो स्किट्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक एटीट्यूड स्टूडेंट्स के अंदर, लोगों के अंदर, इवन ले मैन के अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करना होता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत सीरियस हैं और इनसे पूरी अर्थ जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है कल को अगर हम केयर नहीं करेंगे तो। और इसके अलावा जो आपके इन्वायरमेंट की इंप्रूवमेंट के लिए, इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना भी इसका टास्क है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की जितनी भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं उनके अंदर भी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक लेमैन उठ के जाके वहां पर लोगों को कहना शुरू कर दूं कि आप वाटर जो है वो यूज ना करें, जबकि मैं खुद इटसेल्फ वाटर जो है वो हर वक्त मतलब वो बेजा उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसिकली आपने अगर एक मोटिवेटर बनना है तो आपको भी इसके लिए स्किल्स चाहिए। और लास्ट जो आपका टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव्स में वो ये है कि नेचर के अंदर
हार्मनी को अटेन करने के लिए। अब ये हार्मनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। हमने जो पहली स्लाइड्स के अंदर जो बात की थी कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी डोमेन आती है, तो याद रखिए हार्मनी विद नेचर का मतलब है हर एनवायरनमेंट का पहलू इसमें शामिल है। आपका हेल्दी रिलेशनशिप आपकी अर्थ के साथ हो, एयर के साथ हो, एनिमल के साथ हो, प्लांट्स के साथ हो, तो वो पूरा का पूरा एक इनकम्पस होता है एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जर्नल आपके पास, अब वो आ गई बातें जो आपके सिलेबस में है। एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर एनवायरमेंटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ज्योग्राफी, टॉक्सिकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और जियोलॉजी, ये वो डायमेंशंस हैं जिनको हमने आज कवर करना है। और ये वो डायमेंशंस हैं जिसमें किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगर फॉर इंस्टेंस आपको एक क्वेश्चन आ जाता है जर्नल 20 मार्क्स का, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इन्वायरमेंटल साइंसेज एज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च या डिसिप्लिन आप एक्सप्लेन करें, तो उसमें फिर आपको ये बड़ी हेल्पफुल होगी। ये पिक्चर आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं एरोस के साथ कि आपको कौन कौन सी डायमेंशन आपको सारी पता है। ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं इसकी इन डेप्थ फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है जी आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है, इसमें जो सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको जब सबसे पहला इमेज वहां पे मैं आपको दिखा रही थी, तो मैंने वहां पे कवर किया हुआ था। उसमें आपको सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन इकोलॉजी पे आ जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली इकोलॉजी ही है। ये उन लोगों को तो पता होता है जिन्होंने ये पूरा इन्वायरमेंटल साइंसेस का डिसिप्लिन उनके अलाइड में या मेजर में या माइनर में उन्होंने पढ़ा हो। लेकिन नॉर्मली जो सीएसएस एस्पायरेंट्स जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट खुद ऑप्ट किया है एज ऑप्शनल और उन्होंने पहले इसको नहीं पढ़ा हुआ, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे बात। अब चलते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या है, क्योंकि हमने ये कह दिया कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी एक ही बात है। तो बेसिकली इकोसिस्टम्स के अंदर, आपकी सराउंडिंग के अंदर, अब ये इकोसिस्टम्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है? कोई पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर मछलियां भी हैं, उसके अंदर एल्जी भी होगा, तो उसका इक्वाटिक इकोसिस्टम है। अगर आप डेजर्ट के अंदर चले जाते हैं जो कि आपका सहरा है, वहां पर कैमल है, वहां पर कैक्टस प्लांट होंगे, और वहां पर रेत में रहने वाले एक नॉक्टर्नल रैट्स होते हैं, वो वहां पे रहते हैं, तो ये सारा का सारा उनका इकोसिस्टम है। इसी तरह अगर आप सकर्दू में आगे वो आप उसकी देओसाई प्लेन्स की बात कर लें या आगे कोल्ड डेजर्ट की बात करें जो आपका सकर्दू वाली साइड पर है, तो वो एक पूरा अलग इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट में आप छांगा मांगा में चले जाएं तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो हर वो जगह इकोसिस्टम एक बड़ा लेवल होता है जिसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके एक जगह पे रह रही हूँ। तो इको सिस्टम को हम अगर स्टडी करें तो वो बेसिकली उसकी स्टडी जो है वो इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी दोनों के अंदर कंसिडर होती है। बेसिकली हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ज्यादा फोकस करना होता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग शामिल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है। जबकि इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ज्यादा स्टडी करते हैं, जिसमें आपका एयर आ गया, आपका वाटर आ गया, लाइट आ गया। जस्ट ये इतना सा स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन डोमेन जो है वो मेजरली एक ही कंसिडर होती है। दोनों में एक एंगल जो है वो सिमिलर कवर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की, तो इसमें तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्कस होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और उनका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर वो सारा का सारा हम स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या क्या इसमें स्टडी कर सकते हैं। जितने भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, क्योंकि एट द एंड जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी या लूजर है वो ह्यूमन बीइंग ही है ना। तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका, पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल इशू कॉज किया है, कौन कौन सी वाइल्ड कम्युनिटीज हैं, क्या क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से या जिसकी बेस के ऊपर आपका ये इन्वायरमेंटल इशू कॉज हुआ, वो सारा का सारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया इंडिकेटर स्पीशी की। अच्छा, इंडिकेटर स्पीशी क्या होती है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि कुछ ऐसे जैसे अर्थवर्म है, कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं, ये बेसिकली इंसेक्ट है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर रहते हैं, और वहां उनका काम क्या होता है, इकोसिस्टम की हेल्थ को डिटरमिन करना। तो यहाँ पे जो वर्म है वो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या स्टडी कर रहा है कि
इकोसिस्टम के अंदर हेल्थ किसी जा रही है, वहां पे रहने वाले प्लांट्स की, वहां पे रहने वाले एनिमल्स की। तो ये सारा का सारा जो एक फिनोमेना है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ना, तो ये तो एक एग्जांपल है। ये सारी चीजें एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है। दूसरी एक और एग्जांपल मैं दूंगी जो मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में दी थी। जैसे आप एक पार्क में गए हैं और वहां पर आप एज ह्यूमन बीइंग आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कैट और डॉग की कोई फाइट हो रही है। तो आप वहां पे क्या करते हैं, आप जाके डॉग को भगा देंगे ताकि आप कैट को सेव कर सकें। या अगर ये भी नहीं हो रहा, आप देखते हो कोई शरारती से बच्चे हैं, वो बार बार गुलाब के फूल को लगे हुए हैं पार्क में, वो तोड़ी जा रहे हैं, तो वहां पे ये वन वाला जो इंडिकेटर स्पीशीज, ये कौन है, ये ह्यूमन बीइंग है। तो ये एग्जाम्पल है कि इस तरह से रोल प्ले होता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट इन चीजों को स्टडी करता है। और इसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने वर्म की एग्जांपल दी, तो उसमें वो क्या करता है कि वो वेटलैंड एरियाज में या वाटर क्वालिटी को देखेगा और उनके इम्पैक्ट को इन्वेस्टिगेट करेगा, और उसकी बेस पर वो अपना एक प्रोजेक्ट बना लेगा कि किस तरह से वो एनवायरमेंट को सेव कर सकता है। इसी में अब आपको मैं अपनी वाली एग्जांपल को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता देती हूँ कि जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें कि वो वहां पर इंडिकेटर स्पीशी है, तो ह्यूमन बीइंग को कोई और सोशल साइंटिस्ट आके देखेगा और उसके वहां पर 4-5 लोग हैं तो उनके बिहेवियर्स को वो स्टडी कर लेगा। तो ये भी सारा का सारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंडर कंसिडर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी हेडिंग्स जितनी भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ये सारे वो एरियाज हैं जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी की सब हेडिंग्स हैं। अब होगा क्या, ऐसा भी पेपर आ सकता है, क्योंकि आपने अगर अपना जो कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले आपको दिखा रही थी इस लेक्चर के स्टार्ट में, तो वहां पर एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज थे, उनमें से 3 इश्यूज तो यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो अगर पेपर में आ गया ये, लेकिन साथ रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट लिखा हुआ, तो वहां आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यहां पर ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को मेंशन किया हुआ है, एग्जामिनर वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने आज लेक्चर के स्टार्ट में आपको पूरी कोर्स आउटलाइन बताई है, ताकि आपको क्लियर हो सके ये पॉइंट। अच्छा जी, अब चलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। जर्नली मैं आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात बता देती हूँ। आगे जब हम इनका जो लेक्चर का जो सेकंड पोर्शन है आपका, उसके अंदर तो ये मजीद डिटेल के अंदर भी है ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इवन जो हमारा डेमो लेक्चर है वो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो जितनी भी लाइफ है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, ह्यूमन फॉर्म में भी, हर उस लाइफ को सेव करना फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, वो खत्म ना हो जाए दुनिया के ऊपर, उसकी पॉपुलेशन को सेव करना, ये कंजर्वेशन कहलाता है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को देखते हैं। इकोलॉजी के अंदर अगेन वही बात कि हर एनवायरमेंट के अंदर ह्यूमन बीइंग का वो लिंक जो एयर के साथ है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट के साथ है, वो इकोलॉजी के अंदर आ जाएगा। एनवायरमेंटल हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेडिकल साइंसेस की एग्जांपल दी थी मैंने। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है स्क्रीन इज नॉट विजिबल। क्या बाकी सबको भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? जरा प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। विजिबल है। जो जो जिस स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो प्लीज आप जरा ना रिकनेक्ट करके देख लें। बाकी सबको विजिबल है। थैंक यू। अच्छा जी, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे एनवायरमेंटल हेल्थ की। तो ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जी मेडिकल साइंसेस के अंदर हम इसको रिलेट करते हैं, तो ये उसका कॉम्बिनेशन जो है ना, उसको उन्होंने कंबाइंड टर्मिनोलॉजी दे दी है, एनवायरमेंटल हेल्थ। होगा क्या इसमें, जितनी भी पोल्यूशन की टाइप्स हैं, नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उससे ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को और प्लांट्स को जो उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, उस सारे को हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल हेल्थ में। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली ना, ये अक्सर लोग इसको समझते हैं कि जैसे ये अलग डिसिप्लिन है, लेकिन याद रखें कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में भी, आप ह्यूमन बींग्स में भी देख लें, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, वाइटामिन हैं, आपके पास प्रोटीन्स हैं। इन सब के लेवल के ऊपर ह्यूमन की हेल्थ पर जो इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरमेंट की वजह से, कोई भी आपका प्रोटीनेशियस कोई आपके अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पर रहते हैं, एक एग्जांपल मैं ये देती हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को, कि आपने पानी पी लिया एक जगह पर, अब उस पानी के अंदर
कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो पोल्यूशन के जिम्मे में आते हैं। वो पानी पीने से आपके अंदर जो सेलुलर लेवल के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं, मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, वो सारी की सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी होती हैं। अब आ जाते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके बारे में एक बात आप लोगों ने बहुत मेरी ताकीद है आप सबको कि आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, फूड सिक्योरिटी का पाकिस्तान में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। और अगर आपने देखा हो तो 2021 में भी और 17 में भी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में उनका मेजर फोकस इसी पर था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आजकल तो आपको पता है पाकिस्तान अफेयर में भी और करंट अफेयर में भी आप बल्कि पाकिस्तान अफेयर में मेजरली एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वहां आपको ये यहाँ से बेसिक नॉलेज मिलेगी उसकी साइंटिफिक, और फिर आगे कल को आप अपने क्वेश्चन में इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में होता क्या है कि हर वो फूड प्रोडक्ट जो डैमेज हो रही है या बेनिफिट हासिल कर रही है इन्वायरमेंटल हैपनिंग की वजह से, वो सारा का सारा फिनोमेना आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। सस्टेनेबल के लिए मैं एक लफ्ज बताती होती हूँ, इसके लिए आप लिख भी लें। सस्टेनेबल का जो कॉमन वर्ड मीनिंग है वो ये है कि वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी आप अपने रिसोर्सेस का वाइज यूज करें। तो यहां पर इसका मतलब ये होगा कि एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर आप अपने रिसोर्सेस का वाइज यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, फर्टाइल सॉइल आपकी एरोड हो गई है फ्लड की वजह से, या आपके पास एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि किसी जमीन के ऊपर वाटर पोल्यूशन का जो आपने वो वेस्ट वाटर से इरिगेशन कर दिया है, तो प्लांट्स के ऊपर बड़े डैमेजिंग इफेक्ट आ रहा है। तो वो सारा का सारा आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर उसके इम्पैक्ट्स के अंदर आप उसको स्टडी करेंगे। इसी तरह फॉरेस्ट्री के अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक तो बिजनेस वाला एंगल भी देख लेते हैं। टिम्बर है आपके पास, फॉरेस्ट के अंदर आप हासिल करते हैं। हनी के आपके पूरे पूरे वो हाइव्स बने होते हैं वहां पर, जो एक पूरा इकोनॉमिक एक फिनोमेना है, पूरी एक इंडस्ट्री है। इसी तरह से फॉरेस्ट्री के अंदर आप जो पौधों से आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, वो सारे के सारे एंगल और उनका जो लिंक है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर कंसिडर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लिख लें, चूंकि मेरा तो प्लांट साइंसेस का थोड़ा सा वो भी बैकग्राउंड है, तो आपको थोड़ी सी एक यूनिक एग्जांपल मैं प्रोवाइड कर देती हूँ जो आप पेपर में अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को बड़ी पसंद आएगी। वो ये है कि जो रेनफॉल का पैटर्न होता है किसी भी इलाके के अंदर, पैटर्न ऑफ रेनफॉल, वो क्लाइमेटिक चेंज है कई सालों में, मतलब डेकेड्स के अंदर जो चेंज आ रहा है, वो भी फॉरेस्ट उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वो कैसे, एक फील्ड है जिसका नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी बेसिकली क्या है कि आप एनुअल रिंग्स प्लांट के, हर फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके रिंग्स को आप ऑब्जर्व करके काउंट करके उनकी एयर्स को, उनके रेनफॉल पैटर्न्स को, प्लांट्स की एज को आप स्टडी कर सकते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है ये एक फील्ड है पूरी, जो कि आप फॉरेस्ट्री के अंदर इसकी एक, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर ये एग्जांपल आती है। ये तो ये पॉइंट्स आपको बड़े अच्छी एग्जांपल्स, यूनिक एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन को बड़ा डिफरेंट बना देती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपको मेरा तरीका इसी तरह से है, जो रेफरेंसेस मैंने आपको बताने होते हैं एक टॉपिक के अंदर, तो मेरी एक आदत है कि मैं एक टेक्स्ट बुक का रेफरेंस जरूर बताती हूँ, कोई लेबोरेटरी मैनुअल हो वो बताती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट जर्नल है वो प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को। तो ये जो पहला रेफरेंस है, ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, अभी मैं आपको उसके मतलब बता रही हूँ। तो ये मीतू गुप्ता की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, विले पब्लिकेशन की तरफ से ये पब्लिश्ड बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अंदर आपको बेसिक्स जो है वो बड़ी अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा बॉश जो है एक उनका थर्ड एडिशन था, जो इन्होंने लैब एक्सप्लोरेशन पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में किया ऑब्जर्व। तो ये जो लैब एक्सप्लोरेशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं सारी, वो सारी की सारी इन चीजों में यहाँ से मिलती हैं। अगर आपको इनका कंप्लीट बुक आपको पीडीएफ की फॉर्म में नेट पर नहीं भी मिलती है ना, तो आपको इनका, जब आप इनको ओपन करते हैं नेट के ऊपर, तो आपको इनका कंटेंट पेज मिल जाते हैं, वहीं से आपको बड़ी चीजों का आइडिया हो जाता है। और बाकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने सब यहाँ से पढ़ के एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप वर्ड बाय वर्ड इनको अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ। अच्छा जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी हैं उनका केमिकल प्रोसेसेस से जो भी लिंक है वो सारा का सारा हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, इस पे आप लोकल लेवल के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, जो ये वैगन्स होती हैं, ये धुआं जो है ना इनसे निकल रहा होता है हवा के अंदर, मोटर बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, तो अर्बन पोल्यूशन आ रही है। इसी तरह जो आपका ये पौधे हैं,
अक्सर गांव में, देहाती इलाकों में, मैंने अब कुछ अर्सा पहले फील्ड विजिट्स पे मैं गई तो मैंने वहां ऑब्जर्व किया कि वो वेस्ट वाटर का वो मजबूर है, वहां पानी नहीं आता, बिजली महंगी है, ट्यूबवेल्स के इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि वो जो देहाती वो इलाकों में जो वो पानी आ रहा है, जो भी सेव किया हुआ है उन्होंने, उसी से वो अब इरिगेशन कर रहे हैं। तो वहां क्या होगा, वो प्लांट के अंदर वो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अब आपने लोकल लेवल के ऊपर इन चीजों को जब स्टडी करना है तो उस पूरी फील्ड को क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर मैं अब ग्लोबल स्केल की बात करूं तो ओजोन डिप्लीशन है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ओजोन के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता दूं आपको। हमारी अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, जो हमारे इर्द गिर्द हवा लेने का जो जगह है, एटमोस्फेयर है, उसकी 4 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर जो वो लेयर है जिसमें हम रह रहे हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है। ये ट्रोपोस्फेयर थोड़ा सा हिस्सा और बाकी पूरा स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे ओजोन गैस है। ये ओजोन गैस जो है, ये वो गैस है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये जब डिप्लीट हो रही है दुनिया के अंदर, वो किस वजह से हो रही है, हमने जो एयर कंडीशनर की गैसेस हवा में जा रही हैं वो इसको डिप्लीट कर रही हैं। एसी के जो वो जो गैस, एसी के जो रीफिल भी अक्सर करवाते हैं, वो सारी की सारी गैसेस बेसिकली ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं। तो ये सारा मामला जो हम स्टडी करेंगे कि कैसे वो गैसेस जाके ओजोन को डिप्लीट करें, डिप्लीट का मतलब होता है खत्म करना, तो ये कैसे खत्म कर रही हैं और कैसे उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो सारा का सारा फिनोमेना आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। और अगर हम बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट की, तो जो एनवायरमेंटल केमिस्ट हैं, ये हर वो स्टडी की हर वो एंगल कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करते हैं एनवायरमेंट के अंदर। जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, वो जो ओजोन की अगर डिप्लीशन हो गई है तो जिस केमिकल कंपाउंड ने उसकी डिप्लीशन किया है उसको पूरा का पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, उसकी सैम्पलिंग देखेंगे और फिर आगे कुछ फर्दर एनालिटिकल टेक्निक्स भी डिवाइस करेंगे जिससे आप इन चीजों से बच सकें। तो ये सारा का सारा फिनोमेना जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट देखें जी, ये एक एग्जांपल मैंने दी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि यू समझ लें कि 4 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लेकिन सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं राइट साइड पर, जो सबसे ऊपर पिक्चर है, आप अगर देख रहे हो क्लाउड के ऊपर एसिड रेन है। ये वो एग्जांपल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी थी कि जब सीजन की पहली बारिश होती है तो वो एसिडिक रेन होती है अक्सर ऐसी जगहों पर जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे हवा के अंदर जो है ये स्टक हुए होते हैं पार्टिकल्स। ऊपर आप अगर बिल्डिंग से निकलने वाले सॉक्स और नॉक्स देख रहे हो, सॉक्स SO2, ये SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड और उसके जो कंपाउंड्स हैं इनको सॉक्स कहते हैं, और जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, इनको नॉक्स कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों से जो धुआं निकल रहा है वो एसिड रेन की फॉर्म में वापस जमीन पर आ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्रेश वाटर की जो नदी नाले हैं जहां लोग पानी पीते हैं या जो फसलें हैं वो सारी तबाह हो जाती हैं इसकी वजह से। इसी से नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा डिकम्पोजिशन का आपको फिनोमेना नजर आएगा। जस्ट आपको अगर लेबलिंग अभी इस वक्त क्लियर नहीं भी होगी तो ये आपको जब स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। समझाने मेरा मकसद है, इस वक्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी जो फॉरेस्ट या अपलैंड्स पे फॉरेस्ट होते हैं वो जमीन के ऊपर से जब वो पानी को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये सॉक्स, नॉक्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन इलाकों पे जब बारिश बन के बरसती हैं तो वो पूरी की पूरी जमीन जो है वो बैरन भी हो सकती है, वो एसिड का उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, एंड इवन जो ओशन का जो वाटर है या जो रिवर जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं इसकी वजह से। तो ये सारा फिनोमेना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। आगे राइट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे ऊपर अगर पिक्चर देखें तो ये पेस्टिसाइड्स है। अब ये क्या होता है, फार्मर्स जो हैं वो पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको वो करते हैं, स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर पेस्ट से बचाने के लिए। लेकिन होता क्या है, वो पेस्ट जो है वो आपकी उस सॉइल के अंदर चले जाते हैं, इसी तरह सॉइल से वो दोबारा एब्जॉर्ब होकर रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो सब टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो जब आप उन प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो आप बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा फिनोमेना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैंने स्मोक की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, तो स्मोक वही फिनोमेना है जो पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर के अंदर और पंजाब की ये इस एरिया के अंदर बहुत कॉमन इशू है कि क्या होता है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही हैं
वो ऑक्सीजन के साथ जो कंटेमिनेटेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके साथ मिलके O3 बना देती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। आपको पता है ना, वो तो O3 तो बेसिकली उधर था स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन ये क्या होता है हमारे नियर बाय एरिया के अंदर O3 बन जाती है, जिसको आप पैन भी कहते हैं, परऑक्साइल नाइट्रेट, या इसको फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। इसमें वर्डिंग में आपने परेशानी होने, सारी लेबलिंग्स यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। और ये जो सारे कंपाउंड है, अब ये वोलेटाइल होते हैं ना, तो ये हवा में उड़ तो जाते हैं, लेकिन हमें सांस लेने में बहुत दुश्वारी पैदा होती है। तो ये सारे इश्यूज इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, इस टॉपिक के अंदर आपको मैं 2 रेफरेंसेस प्रोवाइड कर रही हूँ। जो स्टैनले मैनहन की बुक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका 10th एडिशन इस वक्त लेटेस्ट एडिशन है। और इसके अलावा मैंने आपको एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बताया है। इसमें ये तो एडिशन की पिक्चर की वजह से मैंने 2016 का एडिशन किया, लेकिन ये जर्नल कॉन्टिन्यूस हर साल अपने जो है मंथली जो है, मतलब साल में 2 दफा इसका एडिशन आता है इस जर्नल का। तो बेसिकली इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इससे रेलेवेंट रिसर्च आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे ऐड हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी एनवायरमेंटल फिजिक्स के ऊपर। एनवायरमेंटल फिजिक्स के अंदर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि ब्रॉडर साइंस, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है आपके अंदर, ह्यूमन बीइंग जो है मैटर की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, मूवमेंट की फॉर्म में, जितने भी इन्वायरमेंटल क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इन्वायरमेंटल फिजिक्स के अंदर मिलता है। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब लॉ ऑफ मोशन इंसान की मूवमेंट पे है ना, गाड़ी की मूवमेंट पे है, आपकी जो कोई एनिमल मोशन के ऊपर है, तो हर तरह का वो एंगल, लिविंग भी नॉन लिविंग भी, एनवायरमेंटल फिजिक्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली इनकॉर्पोरेट होता है। इसके बाद जो इन्वायरमेंटल फिजिसिस्ट होते हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि ये आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारी जितनी भी हैपनिंग्स फिजिकल हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लेजर की जितनी भी टेक्निक्स हैं, कंप्यूटिंग टेक्निक्स हैं, आप एयर पोल्यूटेंट्स को जो वो करते हैं, मॉनिटर करते हैं उनके लेवल्स को, ये भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल फिजिसिस्ट यूज करते हैं। अभी देखिए ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे जरा बेटर डेवलप हो जाएगी। ये जो राइट साइड पर पिक्चर है इसमें तो आपकी लेजर के थ्रू भी और जितनी भी फिजिकल जो मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स को स्टडी करने के लिए अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल फिजिक्स के अंदर आते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल भी यहाँ मैं दूंगी, हैवी मेटल एस्टिमेशन जितनी भी होती है, बेशक वो केमिस्ट्री का उसमें रोल है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर ले तो वो इन्वायरमेंटल फिजिक्स के अंदर आएगा। इसी तरह से जो आपके सिग्नल्स के थ्रू जो आपकी कम्युनिकेशन होती है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, आपकी जो टाइडल पावर है, जो मूवमेंट है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी इन्वायरमेंटल फिजिक्स में आएगी। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी 2 एग्जांपल्स आपके पास, मैं रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मेरे पास जो है वो जर्नल की बजाय दोनों के दोनों बुक रेफरेंसेस हैं। जो फर्स्ट बुक रेफरेंस है वो है जी प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल फिजिक्स। ये बेसिकली अन्सवर्थ और मॉर्थिट की बुक है, और ये पूरा का पूरा आप अगर पिक्चर देख सके, इसके अंदर 4 पिक्चर्स बनी हुई है, हार्ट की भी है, प्लांट की भी है, एनिमल की भी है, और एयर का वो एटमॉस्फेयर भी बनाया हुआ है। तो चारों एंगल से उन्होंने इन्वायरमेंटल फिजिक्स को ऑब्जर्व किया है। इसके बाद अगर आप दूसरी प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल फिजिक्स देखें, ये उसका जो है ना रिवाइज्ड वर्जन है, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली उन्होंने जो उनका फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स पे था। इसके बाद देख लेते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी तो होती है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन जो अपने इन्वायरमेंट के साथ है, और आपकी जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कोविड-19 में माइक्रोब था आपके पास, वायरस था, कोरोना वायरस, और उसने क्या किया, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, बल्कि इन्वायरमेंट भी आप यूं कहें ग्लोबल इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया था। तो वो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी होता है। इसमें कुछ और मैंने फील्ड्स बता दी हैं। ये फील्ड्स इसलिए बताने का मकसद ये है कि अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, आपको अप्लाइड एंगल पूछा जाए, तो आपको पता हो कि ये सारे पॉइंट जो है वो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है एंटी माइक्रो, जो माइक्रोबियल जो कम्युनिटीज हैं उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी एक्टिविटीज। अच्छा, यहाँ पे तो आ जाएगा ना आपके पास कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, उनकी फैमिली का, और कोरोना वायरस की एक्टिविटीज किस तरह से वो डैमेज करता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दूंगी,
डेंगी की एक्टिविटीज किस तरह से, वो किस तरह से इन्फेक्ट करता था, किस तरह से वो डैमेज करता था अपने ऑर्गन्स को, जो जो उसके जो लिविंग होस्ट थे उनको, वो सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे कवर होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ माइक्रोबियल इंटरेक्शन है, यानी दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ के दरमियान इंटरेक्शन, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी। डेंगी जो मॉस्किटो होता है, एडीज एजिप्टाई, उसके अंदर भी एक वायरस होता है, तो ये भी एग्जांपल आपको आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर आएगी एग्जांपल आपके पास टर्मेरिक की, जो आपके पास टर्माइट की, सॉरी, टर्माइट क्या होती है, दीमक। अब दीमक की पूरी एक दीमक के अंदर भी, उसके एब्डोमेन के अंदर भी एक जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी पूरा मेटाबॉलिज्म को बड़ा फास्ट करता है। तो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन बायोलॉजी का एंगल इस लेवल पर, इस फील्ड के अंदर कंसिडर होगा। माइक्रोब्स एंड सरफेसेस, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बायोफिल्म फॉर्मेशन जिसकी एग्जांपल है एल्जी जो है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स के अंदर, इकोसिस्टम्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया जो हैं आपके पास, ये सारे के सारे सरफेस के ऊपर पूरी की पूरी एक लेयर बना देते हैं, और उस लेयर से आपकी जो माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है एनवायरनमेंट के अंदर, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देती होती हूँ यूट्रोफिकेशन की, कि एल्जी की कम्युनिटी जब पूरे पूरे दरिया पर, समुंदर पर या किसी पॉन्ड के ऊपर फैल जाती हैं, तो नीचे जो एल्जी उनके लिए ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो ये एल्जी जो है वहां पे बायोफिल्म बना देगी, और माइक्रोब्स जो है वो पूरी की पूरी सर्फेसेस को डैमेज करेंगे। ये पूरे फिनोमेनाज आप इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, कंसिडर होते हैं। और इसके अलावा कुछ और एक्सट्रीम केसेस में जो एग्जांपल्स आप देते, जैसे कुछ लिटिल एक्सप्लोर्ड इन्वायरमेंट्स है, यहाँ पर लिटिल एक्सप्लोर्ड इन्वायरमेंट में पोलर रीजन की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बड़ी कम रिसर्च हुई है ना वहां पर। अगर वहां माइक्रोब एग्जिस्ट करते हैं उस हार्श और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, वो सारी की सारी एग्जांपल यहाँ पे कवर होगी। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि जी एग्जांपल मैंने दिया सूडोमोनास पोडेटा की। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू चेंजेस की जाती हैं, जीन्स को चेंज किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है कि जो आपके पास जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये एक हैपनिंग है, ये एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की अप्लाइड फील्ड है। उससे आगे ये प्रोसेस करने की वजह से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो 5 बेनिफिट जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। पहला तो ये हो सकता है कि कोई नॉवल पाथवे आप डिस्कवर कर सकते हैं उस प्लांट की वजह, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, प्लांट के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसको देखकर। दूसरा ये हो सकता है कि हाई वैल्यू कंपाउंड्स की प्रोडक्शन को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैल्यू की आप कंपाउंड बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि अगर आपने ये जीन चेंज किया है कोई प्लांट प्रोडक्ट के अंदर, और उस प्लांट प्रोडक्ट से आपको अच्छी सी क्वालिटी की मेडिसिन बना लेते हैं, तो कितना बेनिफिट होगा ह्यूमन सर्विस में। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ पे, अच्छा देखिए ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान के लिए बड़े जरूरी होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। वो सारे एस्पेक्ट आप ह्यूमन हेल्थ के अंदर स्टडी करते हैं। सॉइल रिमेडिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिमेडिएशन कहते हैं रिमूवल को, या रिमेडिएशन कहते हैं ट्रीटमेंट को। जैसे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, सॉइल के अंदर अगर पोल्यूशन आ गई तो उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वाटर के अंदर भी अगर कोई कंटेमिनेशन आ गया आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट रिमेडिएशन होता है, बेसिकली रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है ये। तो सॉइल की रिमेडिएशन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। इसके अलावा बायो कंट्रोल के तौर पर आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज कर सकते हैं। अच्छा, बायो कंट्रोल ऐसे एजेंट होते हैं यानी कि जो लिविंग है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो कंट्रोल करते हैं किसी भी किस्म की एबनॉर्मल कंडीशन को प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स की जो जनरल जो उसकी ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी कुछ और एप्लीकेशंस है। ये एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है, फूड सेफ्टी के लिए यूज होती है, कोई हेल्थ इंफेक्शन अगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा डायग्नोसिस जो होता है किसी भी बीमारी का, उसके लिए भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में यूज होती है, जिसमें आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करते हैं ह्यूमन सर्विस के लिए। इसके अलावा वाटर क्वालिटी के लिए यूज होती है।
इसके अलावा एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी में, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं वो भी आप इस इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कंसिडर होते हैं। एरो माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरो मींस एयर, तो एयर के अंदर भी तो माइक्रोब्स है ना। हम जब सांस लेते हैं तो हमें कोई सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सांस से इनहेल हुआ है। बड़ी जबरदस्त एग्जांपल जिसकी कोविड की है ना, कि आप कोई छींक आती थी, कोई इन्फ्लू का मसला होता था किसी को, तो वो उससे टच करने से या उस हवा में आपके कोई करीब है तो वहां से सांस की वजह से वो जर्म्स जो है वो फैलते हैं, तो वो एरो माइक्रोबायोलॉजी भी इसी के अंदर कंसिडर होती है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ। सॉइल के अंदर आप जो उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, और जो आपका बायोरिमेडिएशन है वो क्या है, वेस्ट वाटर कंटेमिनेशन जो आप इसकी जो है वो दूर करते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल जो है वो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का विले पब्लिक ऑनलाइन लाइब्रेरी के अंदर एक ये जर्नल है, और एक और जो आपके पास बल्कि मैनुअल है पूरा। और जो दूसरी एग्जांपल है आपके पास, वो आपके पास है जी जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये जो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है ना, ये अगला जो अब आपका इसके बाद जो टॉपिक आएगा एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का, उसमें भी ये रेफरेंस यूज हो सकता है। अच्छा जी, अब टाइम को देखते हुए एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करवाऊंगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आगे थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ आपसे, जो मैं चाह रही थी कि ये वाली स्लाइड, टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक और नेक्स्ट इसके अलावा 3 और टॉपिक्स रह गए आपके इस मेजर सब हेडिंग के अंदर, वो हम कल स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम अब देख लेते हैं रेलिवेंट जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। क्योंकि मेरा अगर आपने डेमो लेक्चर देखा हो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का, तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपने टॉपिक को अप्लाइड एंगल में लेके जाएं। तो इस वक्त सबसे अप्लाइड जो चल रहा है 2030 तक, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो उसमें ये 4 गोल्स हैं जो इन्वायरमेंटल कंसिडर होते हैं। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 है गोल नंबर दैट इज क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, और गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड। ये वो आपके पास अभी तक आपने जितनी फील्ड्स पढ़ी हैं, फॉर इंस्टेंस आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तब भी हर हेडिंग जो आपको पूछी गई है उसके एंड पर आप इसको एक हेडिंग में फ्यूचर इम्प्लीकेशंस में आप इसको कोरिलेट करेंगे। और अगर आपके पास पूरा एक फुल डायमेंशन आ जाती है क्वेश्चन की, तो आप उसके अंदर भी इसको ऐड करेंगे। अब जरा 1 मिनट आ जाते हैं आपके चैट के क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि आंसर लॉन्ग होगा या बुलेट्स में लिखना होगा। अच्छा जी, याद रखें कि जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं एक सैंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्लाइड्स की फॉर्म में बना के भी बताऊंगी कि किस तरह से एक क्वेश्चन में, कोई भी हम क्वेश्चन ले लेंगे पास पेपर्स का, और वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो बन सकती हैं, कैसे आप अपने क्वेश्चन को अप्लाइड कर सकते हैं, कहाँ पिक्चर ऐड हो सकती है, कहाँ पर आपका कोई टेबल डाटा ऐड हो सकता है, कहाँ जर्नल का रेफरेंस ऐड हो सकता है, कहाँ पे बुक का रेफरेंस ऐड हो सकता है। ये पॉइंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बता दूंगी। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हर वीक के एंड के ऊपर हमने जो है वो अपना एक टेस्ट सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है ना, टेस्ट सेशन। और टेस्ट सेशन जो है आपका, जैसे आज का जो टॉपिक है, ये जो मेजर हेडिंग है, जो आपका इन्वायरमेंटल जो टाइप्स हैं आपकी इंटरडिसिप्लिनरी, इनका टॉपिक आधा हमने आज कवर किया है, आधा आपका कल है, ठीक है। ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट इसी तरह अगले 2 दिन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा, तो आपका जो संडे से ऑनवर्ड आपका जो टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करके बता दूंगी, और उसको आप फिर उसी तरीके से पेपर अटेम्प्टेशन करेंगे। फिर जब आपका टेस्ट सेशन का मैं आपको फीडबैक दूंगी, तो वो तो हमारी 1-on-1 अकेडमी में मीटिंग हो जाएगी, और वहां पे मैं आपको जो आपकी मिस्टेक्स होंगी वो सारी की सारी मैं आपको बता दूंगी। ये जो आपके क्वेश्चंस है ना पेपर अटेम्प्टेशन वाले, लेंथ वाले, और एक और क्वेश्चन है जी के जी इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपने ये बुलेट्स में हो, वो सारी बातें हैं आपकी पेपर के अटेम्प्टेशन में, क्वेश्चन के अटेम्प्टेशन में हम कंप्लीटली इसको स्टडी करेंगे बाद में, और टेस्ट सेशन से पहले ही इसको कवर कर लेंगे हम। और एक और चीज, आप क्वेश्चन टेस्ट सेशन का पूछ रहे हैं, जी जी बिल्कुल, आप टेस्ट सेशन हमारा ज्वाइन करें,
और जो अच्छी सी वेबसाइट्स की आप बात करें और रिकमेंडेड रीडिंग्स की बात करें, तो अगर आपने शायद मेरा लेक्चर जो है वो स्टार्टिंग से शायद मिस कर दिया हो, मे बी मेरी हमेशा आदत है कि मैं जब सिलेबस का पोर्शन जो कवर कर रही होती हूँ, उसके बाद जब मैं पास पेपर के क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करती हूँ, और मैं उसके बाद सबसे पहली चीज जो है वो आपको बताती हूँ कि रिकमेंडेड रीडिंग्स कौन सी हैं। उसके बाद मैं आपको थ्योरी का पोर्शन पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो वो मैंने उसमें मेंशन की हुई है। इसके अलावा आपको थोड़ा और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बायोडाइवर्सिटी वाला जो जाविया अकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरा डेमो लेक्चर अपलोडेड है, वहां पे भी मैंने मेंशन की हुई है, तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। एक और क्वेश्चन आपका है जी कि एमसीक्यूज किस तरह से कवर करने हैं। अच्छा, एमसीक्यूज के बारे में ना एक बात याद रखें, मैं हर वो चीज यहाँ पे कवर करती हूँ जो कि जनरली एमसीक्यूज में कवर होती है। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते थे, इसमें डेट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला टॉपिक ही नहीं था ये, ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर वाला टॉपिक, जैसे एनवायरमेंटल थॉट का टॉपिक आएगा, तो उसमें मैं खुद भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी साथ, और जो जो उसका रिटन मटेरियल आपको बनता हुआ वो भी मैं साथ प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद जब आपका टेस्ट सेशन होगा तो उसमें भी मैं आपको एमसीक्यूज की एक प्रैक्टिस पूरी एक शीट दूंगी जिसमें आप सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया ना। तो ये बात होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी, ये मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। क्वेश्चन ये जी है कि इन्वायरमेंटल साइंस टारगेट होता है या नहीं। अच्छा जी बच्चों, इसमें ना मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसमें मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ चीज, और ये मेरे अक्सर मेरे अपने टीचर से भी मैं बात डिस्कस करती हूँ, इन्वायरमेंटल साइंसेस का ना डिपार्टमेंट वेरी करते हैं हर जगह। कहीं पर रिसर्च जो है वो वाटर पे ज्यादा हो रही है, कहीं पे एयर पे ज्यादा हो रही है। ये जिन जिन यूनिवर्सिटीज में जो ये पेपर आपके चेक होने चाहते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, तो याद रखें कि अगर आप, जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रही हूँ, अगर आपने अपने क्वेश्चंस में एक दफा आपका फ्लो बन जाता है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, यानी इसको आप यूं कह लें, अगर आपकी आदत बन जाती है क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करने की, तो आपका पेपर आपको हिट नहीं होने देगा। डोंट वरी अबाउट इट। याद रखें कि जब पेपर, जिसको आप कहते हैं ना हिट होना, उसमें भी एक टॉपर होता है, ठीक है ना। तो आप हिट होने में अपने आप को फेल वाले कैटेगरी में ना कंसीडर करें, आप अपने आप को टॉपर वाली कैटेगरी में कंसीडर करें। और अभी तो आपके पास टाइम है, आपके पास ये 1 मंथ में आपका सेशन पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, आपके पास आपकी फीडबैक भी आ जाएगी, तो उसके बाद आप मुझे फिर बताइएगा कि फिर आप टारगेट होते हैं कि नहीं होते। तो इंशाल्लाह डोंट वरी अबाउट इट। चले जी, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन तो आपके यहीं पे खत्म हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप ये आपका लास्ट जो था वो फ्री आपका डेमो था, इसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और बी अ पार्ट ऑफ जाविया। थैंक यू सो मच।